हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। बिना बात किए हम अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं उस चीज़ को रिवाइज नहीं करूँगा बार बार, क्योंकि हम वो डिस्कस कर चुके हैं। हम जो बात कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, वो बात कर रहे थे एटम के बारे में, और मैं आपको समझाना चाहता था मॉलिक्यूल के बारे में। ये बात कर रहे थे परमाणु के बारे में और अणु के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था डेमोक्राइटस जो साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि जो परमाणु है, यानी आपका जो मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उस पार्टिकल को बोला उसने एटम। और जो एटम है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उस ग्रीक वर्ड का नेम क्या है भाई? एटोमोस। क्या नाम है उसका? एटोमोस। और एटोमोस का मतलब क्या होता है? अविभाज्य, यानी जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। एक वैज्ञानिक और था, अरिस्टोटल। बताया था मैंने आपको। अरिस्टोटल वैज्ञानिक ही कहता है कि आपका जो मैटर है, मैटर जानते हो ना आप, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है, आपका जो अरिस्टोटल है वो ये कहता है कि जो आपका मैटर है वो चार एसेंसिया से मिलकर बना हुआ है। एक तो अर्थ यानी पृथ्वी से, एक फायर यानी आग से, एक एयर हवा से, और एक पानी यानी वाटर से। लेकिन इसके पास कोई प्रमाण नहीं थे इस चीज को प्रूव करने के लिए कि मैटर इन चारों से मिलकर बना है। डेमोक्रिटस का अपने आप में एक बड़ा योगदान था। सोचो उस टाइम, ये लगभग 350 बीसी की पूर्व की बात है, 300-350 ईसा पूर्व। उस टाइम इसने परमाणु के बारे में बता दिया। सोचो आप कितनी पुरानी बात हो गई है कि 350 बीसी से, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व से इसने बता दिया था कि एटम नाम की कोई चीज होती है। और उसने कहा था कि आपका जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल को बोला था एटम। और इसके आधार पर ही डाल्टन ने, जानते हो डाल्टन, पढ़ा होगा आपने 9th में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डेवलप हुई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब सुनो, डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या कहता है। वैसे तो हमको सिद्धांत पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमको डिटेल में डिस्कस करना है। फिर भी यहां पर मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी इसको, तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला वह छोटा सा छोटा क्या कण है। यानी परमाणु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है भाई? परमाणु। और ये बात तो डेमोक्रिटस ने कह दी थी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे उसे आप? एटम। क्लियर है? आप एटम के बारे में जानते हो कि जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? दूसरी डाल्टन ने क्या कहा कि जब भी एटम आपस में जुड़ते हैं, सुना बात ध्यान से, उसने कहा जब भी दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने का एक व्यवस्थित क्रम होगा। जैसे मान लो आपके पास एक एटम एक है, तो दूसरा एटम या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। ऐसे नहीं कि आपने एक का तो एटम ले लिया एक और दूसरे का ले लिया आपने आधा, ऐसा नहीं होगा। जब भी एटम आपस में जुड़ेंगे तो वो जो जुड़ेंगे तो एक नंबर भी जुड़ेंगे, और वो नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर या होल रेशो नंबर, यानी परमानेंट वैल्यू होगी उनकी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो आपने एक परमाणु तो इसका ले लिया और उसका आधा परमाणु ले लिया। अगर आप इसका एक परमाणु ले रहे हो तो उसका कम से कम आपको एक तो लेना ही होगा। अब आपकी इच्छा है एक लो, दो लो, तीन लो, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने एक का तो एक परमाणु ले लिया और दूसरे का आधा परमाणु लिया। यानी जब भी एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने का एक परमानेंट, एक व्यवस्थित क्रम होता है। ये किसने बताया था भाई? डाल्टन ने। फिर डाल्टन ने एक बात और कही थी। क्या कही थी? कि जो सेम एलिमेंट होगा उसके जितने भी एटम है वे सब सेम होंगे। यानी अगर मान लो आपके पास सोडियम मेटल है तो इसके जितने भी एटम है वे सारे होंगे सेम। और अगर आपके पास आयरन एटम है तो इसके जितने भी एटम होंगे वे सेम होंगे। लेकिन इसके एटम और इसके एटम बताओ आपस में डिफरेंट होंगे नहीं होंगे? फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे जितने भी एटम है वो सेम है, आपके जितने भी एटम है वो सेम है, लेकिन आपके और मेरे जो आपस के जो डिफरेंट एटम है बताओ डिफरेंट होंगे ही नहीं होंगे? उसने ये कहा कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं भाई? डिफरेंट। अगर ये एलिमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट होंगे, और सेम एलिमेंट के जो एटम है क्या होंगे? सेम। क्लियर है? लास्ट बात उसने ये कही कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, सुनना बात ध्यान से, उसने एक बात और कही कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें परमाणु का योगदान क्या होता है? कि परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, इसके अलावा कुछ भी रोल नहीं होता। यही बस कमी थी उसके कहने की। उसने कहा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किस प्रकार चला जाता है सर? देखो किस प्रकार चला जाता है।
एक अभिक्रिया मान लो HCl प्लस NaOH, खूब पढ़ी है आपने अभिक्रिया। इसका प्रोडक्ट क्या बनाते हो आप? NaCl और वाटर, ये तो बनाते हो। अगर HCl NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl प्लस वाटर मिल जाएगा। अब आप देखो पहला जो आपका जो Na था, देखो आप इसमें क्या हुआ है, सोडियम एक परमाणु है। पहले आपका जो सोडियम परमाणु था वो इस OH के साथ था, लेकिन अब जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसमें जो सोडियम परमाणु है इस क्लोरीन के साथ है। ये तो हुआ कि आपका जो सोडियम एटम था पहले इस OH के साथ था, लेकिन जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपका जो सोडियम परमाणु है वो किसके साथ चला गया भाई? क्लोरीन के साथ। मतलब अभी क्या कुछ नहीं हुआ, परमाणु ने एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और ये बात किसने बताई थी भाई? डाल्टन ने। तो डाल्टन ने 4 बात की थी। कौन कौन सी बातें? कि जो रासायनिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाला वह छोटा सा छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं परमाणु। उसने कहा कि जो सेम एलिमेंट होते हैं उसके सारे एटम सेम होंगे, और डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनके सारे एटम क्या होंगे भाई? डिफरेंट। तीसरी बात उसने क्या कही कि जब भी दो एटम आपस में संयोग करते हैं तो उनके संयोग करने का एक व्यवस्थित क्रम होता है। पता लग गया आपको? यानी अगर इधर से एक आ रहा है तो इधर से एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर इधर से एक आ रहा है तो उधर से आप आधा, 3/2, 5/2 ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? लास्ट बात उसने क्या कही कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। मतलब जो भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित। ऐसी धारणा थी डाल्टन की। क्लियर है? बाकी डाल्टन के बारे में और भी कुछ कहानियां हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा। ये तो बात थी एटम के बारे में। हम जो बात करेंगे फिर वो बात करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। तो ये बात तो बिल्कुल ही सिंपल है। मॉलिक्यूल क्या होगा? जब दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो उनसे जो बनेगा प्रोडक्ट उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। देखो H एक परमाणु है, Cl एक परमाणु है, और जब दोनों आपस में मिले तो ये क्या बन गया? HCl। तो बताओ HCl एक मॉलिक्यूल है कि नहीं? जानते हो ना, HCl तो एक अणु ही होता है। जैसे वाटर क्या होता है? एक अणु, क्योंकि इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन है, मतलब 2 तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कहने मतलब है इसमें एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। मतलब 2 एटम, एक एटम तो हाइड्रोजन, 2 एटम तो हाइड्रोजन क्या है और एक एटम ऑक्सीजन का है, आपस में जुड़े और किसका निर्माण कर लिया इसने? मॉलिक्यूल का। क्लियर है? मैं कहूंगा जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं भाई? अणु का। तो ये बात थी एटम की और मॉलिक्यूल के बारे में। यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। हम जो बात करने वाले हैं वो बात अब स्टार्ट हो जाएगी। वो बात क्या है? वो बात अपने पास रासायनिक संयोग के नियम की। रासायनिक संयोग के नियम इंग्लिश में लिखूं तो मैं, और आपको इंग्लिश वाली टर्म थोड़ी ज्यादा याद होनी चाहिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है? रासायनिक संयोग के नियम। मैं कहूंगा जब 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं, मैं डाल्टन ने क्या कहा था? जब भी 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने का एक व्यवस्थित क्रम होता है। तो वो जो क्रम क्या है, वो किस प्रकार जुड़ते हैं और उनसे जुड़ने का जो क्रम है वो है क्या, उसको कौन समझाएगा भाई? रासायनिक संयोग के नियम। यानी इन नियमों में हमको ये सीखना है कि एटम आपस में जुड़कर किस प्रकार एक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। यानी एटम का जुड़ना कैसे होता है, क्यों होता है और किस प्रकार होगा, वे कौन समझाएंगे हमें? रासायनिक संयोग के नियम। समझ में बात कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? कि आग के एटम किस प्रकार कंबाइन होते हैं, इन्हें जो समझाने वाले नियम हैं वो कहेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये नियम कौन कौन से? देखो, पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ, हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा, दोनों लिखूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हिंदी में बोलते हैं इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पढ़ा भी होगा आपने 9th 10 में चलता है भाई, इतना तो मुझे अब आइडिया नहीं है। नहीं, पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड जो नियम अपने पास है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसे बोलते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। 2 नियम हो गए। तीसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ, ये डेफिनेट हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल
प्रपोर्शन, इसे बोलते हैं हम गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। 3 नियम कौन कौन से? एक नियम तो था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। क्या है ये नियम? वो तो मैं आपको तरीके समझा दूंगा, उसकी तो आप टेंशन मत लो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। चौथा जो नियम है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसे बोलते हैं हम पारस्परिक अनुपात का नियम। पारस्परिक अनुपात का नियम। 4 नियम तो ये हो गए। कौन कौन से? पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम कौन सा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पारस्परिक अनुपात का नियम। इसके अलावा 2 नियम और है। कौन कौन से? देखो 5 जो नियम है अपने पास वो है आवोगाद्रो नियम। आवोगाद्रो नियम साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम आवोगाद्रो, और उस आवोगाद्रो ने नियम दिया, उस नियम का नाम है अपने पास आवोगाद्रो रूल्स। और लास्ट अपने पास एक नियम है, वो अपने पास है गैलुसाक नियम। इस गैलुसाक भी साइंटिस्ट का नाम है, गैलुसाक नियम, गैलुसाक लो, गैलुसाक। ये अपने पास 6 नियम, ध्यान से देखो 6 नियमों का। पहला जो नियम है अपने पास वो कौन सा नियम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम कौन सा अपने पास? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गुण स्थिर अनुपात का नियम, सॉरी। तीसरा अपने पास कौन सा नियम है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम कौन सा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी पारस्परिक अनुपात का नियम। फिर अपने पास नियम कौन सा है? आवोगाद्रो रूल, यानी आवोगाद्रो का नियम। और एक अपने पास लास्ट नियम कौन सा आएगा? गैलुसाक नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गैलुसाक लॉ। ये गैलुसाक भी साइंटिस्ट है और आवोगाद्रो भी एक साइंटिस्ट है, जिसका अगर आपने पढ़ा हो तो आवोगाद्रो जो नंबर होता है, याद हो ना, आवोगाद्रो नंबर का पढ़ा होता आपने, Na, जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। ये जो नंबर दिया था वो नंबर आवोगाद्रो ने दिया था, इसलिए से बोलते हैं अपन आवोगाद्रो नंबर। मौला उदाहरण पूरा आ जाएगा, टेंशन मतलब आप इस चीज़ का जब डिस्कस कर लेंगे हम इसको। तो आपके पास 6 ये नियम है, आपके बुक में तो 3 ही नियम है, ये और ये, और एक आपके पास ये भी है, लेकिन हमको टोटल 6 नियम पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आपको ये 6 नियम पता लग जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभिक्रियाएं किस प्रकार फॉर्म हो रही हैं, यानी एटम किस प्रकार कंबाइन कर रहा है। ये बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी अगर आप ये 6 नियम समझ पाते हो तो, और मैं समझाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, लेकिन डाउट जरूर पूछा करो भाई। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो मेरे को थोड़ी पता पड़ेगा भाई आपके पास डाउट है कि नहीं। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपके फेस टू फेस डाउट देख लेता, चेहरा देख के पता लगा लेता कि किसके मन में तो डाउट है या किसके मन में नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लास में मुझे पता खुद लगता नहीं, और आपका तरीका ये होगा, आप पहले लेक्चर को देखो, समझो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, आप मुझसे बता सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो आपको सोचना है, नहीं तो वरना फिर आपका ये होगा, सर मेरे डाउट रह गए, मैंने पूछा नहीं और मेरा सब कुछ फेल हो गया सर मामला। बाकी 12th में जाके आपको फिर दिक्कत आ सकती है, तो वो दिक्कत आए ना, इसलिए आप यहीं पे पूछ लेना। और बाकी अभी तक ऐसा कुछ पोर्शन आया नहीं जो आपको पूछने की आवश्यकता हो, फिर भी अगर आपको आवश्यकता है तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हो भाई, ठीक है। मैं तो ये ट्राई करता हूँ कि आपके लिए जो भी मैटर दिया जाए वो बिल्कुल अच्छा हो और बिल्कुल सरल हो, ताकि आपको ये ना लगे कि हम 10th को जम करके 11th में आ गए साहब, हमने एक हायर एजुकेशन को डेवलप कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। आप छोटे छोटे लेवल से भाई, छोटी जैसे सीढ़ी आप छोड़ोगे ना, वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब थोड़ी कि आपने यहाँ से सीढ़ी रखी, जंप मार के सीधा पहुँच गए आप। पहले आपको थोड़े थोड़े कदम सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आप जो अपने पास जो मंजिल है उस मंजिल की आप क्या होगे, आगे बढ़ जाओगे। उसका पहला काम क्या होगा, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को देखोगे, उसे समझोगे और उसके बारे में प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा ही मैं करता था और वो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास 6 नियम थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब एक एक नियम की हम बात करते हैं और फिर अपन समझते हैं कि वाकई में ये जो नियम दिए गए हैं वो अपन को किस प्रकार समझाएंगे कि एटम के जुड़ने का क्रम है क्या।
तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पहला जो हमारा नियम है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हिंदी में नहीं लिखूंगा भाई, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो पहले मैं आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले ये जो नियम देने वाला साइंटिस्ट था, यानी जिसने इस नियम को दिया था, इस नियम को देने वाला जो साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट था भाई लेवोजिए। लेवोसिए, इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, लेवोसिए को, लेवोसिए साफ साफ लिख देता हूं। अब हिंदी में तो क्या है, एब्रीविएशन थोड़ा गलत हो जाता है, इंग्लिश में इसका नाम लिखूं तो मैं, इसका नाम है पूरा एंटोनी लेवोजिए। इसका पूरा नाम क्या है, एंटोनी लेवोजिए। इसने 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। किसने दिया था, लेवोजिए ने। इसका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। कब दिया था, 1774 में। और कौन सा नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पता लग गया आपको कि देने वाला साइंटिस्ट कौन था भाई, लेवोजिए। और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन था, प्रायोगिक सत्यापन जानते हो ना, प्रायोगिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, और सत्यापन का मतलब होता है प्रूफ। यानी इस नियम का जो प्रूफ किया था वो साइंटिस्ट था लैंडोट ने इस चीज को प्रूफ किया था कि वाकई में जो लेवोजिए कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इस साइंटिस्ट ने तो इसको दिया था, और इस नियम को जो प्रूफ करने वाला साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट था अपने पास लैंडोट। वो साइंटिस्ट कौन था अपने पास, लैंडोट। क्लियर है कि लेवोजिए ने तो कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, और जो लैंडोट था वो था इसका प्रायोगिक सत्यापन करने वाला। यहां तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं कि लेवोजिए ने तो इस नियम को दिया था, और जो लैंडोट था उसने किया था इसका प्रायोगिक सत्यापन। सही है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं इस वैज्ञानिक ने क्या कहा था, किस वैज्ञानिक ने, लेवोजिए ने। तो पहली बात तो समझो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, लेवोजिए के द्वारा, और इसका प्रायोगिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया था भाई, लैंडोट के द्वारा। ठीक है। अब देखो लेवोजिए क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कहा लेवोजिए ने, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। सुना बात ध्यान से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह बात किसने कही थी भाई, लेवोजिए ने। लेवोजिए ने क्या कहा था, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, उसमें द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट। सुना बात ध्यान से, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A+B और उससे प्रोडक्ट बन रहा है C। आपके पास एक रिएक्शन है A+B और उससे प्रोडक्ट बन रहा है C। तो इसका जो द्रव्यमान होगा A+B का, वो द्रव्यमान किसके बराबर होगा भाई, C के। यानी हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी जो रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रियाकारक। इसे क्या बोलते हैं हम, क्रियाकारक, और इसे क्या बोलते हैं हम, उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं हम, उत्पाद। यानी क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा भाई, उत्पाद के द्रव्यमान के। क्या कहा लेवोजिए ने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी जो क्रियाकारक का उत्पाद होगा वही उत्पाद किसका होगा भाई, वही जो क्या कहते हैं उसको, मास, वही जो द्रव्यमान है वो किसका होगा भाई, उत्पाद का। वापिस समझाना चाहता हूं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मास था वो दिया था भाई लेवोजिए ने, और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन था वो किया था लैंडोट ने। उसने क्या कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी मान लो, इस प्रकार समझाना चाहूंगा आपको, वो बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है A+B और उससे प्रोडक्ट बन रहा है C। A+B कोई अभिक्रिया हो रही है और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है C, तो इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा भाई, C के। यानी इन दोनों, मान लो इसका द्रव्यमान X था, इसका द्रव्यमान Y था, तो अगर इस X + Y का जो द्रव्यमान है, अगर मान लो इसका द्रव्यमान Z है, तो X + Y = क्या होगा भाई, Z। ये कहता है लेवोजिए। यानी रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं क्रियाकारक। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रियाकारक। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम, रिएक्टेंट। हिंदी में तो क्रियाकारक बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसे बोलते हैं उत्पाद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी क्रियाकारक का जो
मास है इसका जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है। क्लियर है? किस प्रकार, देखो एग्जांपल दूं मैं आपको, पूरी बात आपको फिर समझ में आ जाएगी। आपने खूब पढ़ी रिएक्शन कि C+O2 बराबर क्या होता है भाई, CO2। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है पता है आपको, 12। ऑक्सीजन का होता है 16। दो का कितना होगा भाई, कार्बन का द्रव्यमान तो हो गया 12 ग्राम, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, दो का कितना होगा 32। तो 16 प्लस 32 प्लस 12 कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 1 4, 44 ग्राम। इधर आ जाओ आप, ये तो अपने पास क्रियाकारक है ना भाई, तो क्रियाकारक का द्रव्यमान कितना आ गया अपने पास 44 ग्राम। इधर आ जाओ, कार्बन का 12 और यहाँ क्या है 16 दूने का 32, बताओ इसका भी 44 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ। यानी जो द्रव्यमान आपके क्रियाकारक का है वही द्रव्यमान किसका होगा, आपका उत्पाद का। ये नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो द्रव्यमान क्रियाकारक का होगा वही द्रव्यमान किसका होगा भाई, उत्पाद का। ये नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका प्रायोगिक सत्यापन वैज्ञानिक लैंडोर द्वारा किया गया था और वैज्ञानिक लेवाजिये ने यह कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी जो द्रव्यमान क्रियाकारक का होगा वही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का। यानी द्रव्यमान ना तो कम होगा ना ही ज्यादा होगा, द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और ये नियम कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? अगले वाले लेक्चर में इसका मैं एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल सोल्व कराऊंगा और उसके बाद जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ एक्सरसाइज के द्वारा शेयर कर दी जाएगी और मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इससे अगले वाले रूल की। ठीक है।